बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसके अंदर बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हमने डिस्कस करना है। बोहर एटॉमिक मॉडल बेसिकली जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसकी डिफेक्ट को दूर करने के लिए बोहर ने पेश किया था, नील बोहर ने 1913 के अंदर पेश किया था। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल बेसिकली किसने पेश किया था? नील बोहर ने इसको पेश किया था। नील बोहर ने इसको पेश किया था, और कब? 1913 के अंदर। बेसिकली नील बोहर जो था वो मैथमेटिशियन और फिजिस्ट दोनों थे। ठीक है जी, नील बोहर जो है वो मैथमेटिशियन और फिजिस्ट, मैथमेटिशियन और फिजिस्ट ये दोनों था। और इसने जो है ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो है ये अपना बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया था। स्टेबिलिटी और काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी को रेडिएट करता रहता है और एक ही ऑर्बिट में नहीं रहता। ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इसने ये बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ठीक है जी, तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है जी, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि टू रिमूव, या ये कह सकते हैं टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया था। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को बताने के लिए, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बताने के लिए भी इसने अपना जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल पेश किया था। आगे चल के हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बनते हैं, और उसके अंदर कुछ सीरीज़ होती है, लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ब्रैकेट बास्टन और पी फंड सीरीज़। तो वो सीरीज़ जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन होती है, जंपिंग वगैरह के लिहाज से या कुछ और रीजंस है उसके लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन होती है। ठीक है जी, तो आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके पास्टुलेट्स जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो उसने पेश किया था उसके पास्टुलेट्स जो है वो कौन कौन से थे, तो उनको हम डिस्कस करते हैं जी। पास्टुलेट्स, तो पास्टुलेट में पहला पास्टुलेट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, और क्वांटम नंबर भी एक ख़ास उसको मिला होता है। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व्स या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन की ईच इलेक्ट्रॉन कह दें या ऑर्बिट कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, उसकी हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, जो कि हमने पीछे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर भी देखा था कि उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। एनर्जी फिक्स होने के साथ साथ एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट, और उसको एक क्वांटम नंबर भी दिया गया होता है। ठीक है जी, एंड क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। ठीक है जी, तो हर ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है, ये हर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होती है, और उनको एक ख़ास क्वांटम नंबर दिया जाता है। वो क्वांटम नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर एक मेन पॉइंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो एवरी या ईच ऑर्बिट या ईच इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व्स इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, इसमें क्या कहेंगे? ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है जी। हर ऑर्बिट के पास क्या होती है, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि उसकी तीन चीज़ें जो है वो कांस्टेंट ही होगी, ठीक है जी। तीन चीज़ें हमेशा फिक्स होगी, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो उसका क्वांटम नंबर जो है वो फिक्स होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है जी। दूसरा उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी। तीसरा जो है उसकी क्या होगी, रेडियस जो है उसका क्या होगा, फिक्स होगा। ऑर्बिट के हम तीन चीज़ों को फिक्स रखेंगे हमेशा। एक उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर वो पहला शेल है तो उसे हम n1 कहेंगे, ठीक है जी। अगर वो दूसरा शेल है n=2 होगा, अगर वो तीसरा शेल है n=3। और हर ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है और उसका रेडियस भी फिक्स होता है। हम रेडियस और एनर्जी जो है नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के अंदर डेरिवेशन ऑफ एनर्जी और रेडियस जो है वो करेंगे, वहाँ से इक्वेशन निकालेंगे और हर ऑर्बिट की एनर्जी और उसका रेडियस जो है वो निकालेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है, और उसका क्वांटम नंबर भी एक ख़ास मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है, वो उसी वक्त एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स neither emit nor absorb energy, ठीक है जी। ना तो वो इमिट करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रहते हुए वो ना तो एनर्जी को इमिट करेंगे ना वो एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। हाँ, शर्त क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप, जब ये जंप करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से टू अनदर दूसरे ऑर्बिट के अंदर ये जंप करते हैं, तब ये एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब या रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं। तो एक ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करेंगे और ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है जी। एनर्जी नाइदर इमिट और नॉर एब्जॉर्ब, ना तो वो इमिट करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो रहते हुए ना तो एनर्जी को इमिट करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उस सूरत में इमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी कर सकते हैं जब ये जंप करते हैं, दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अगर आपके बुक के लिहाज से थोड़ा सा पॉइंट जो है आगे पीछे करके लिखा हो, स्टेटमेंट सही है वैसे, मतलब आप अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं आप ये लिख सकते हैं, आप अगर बुक वाली लिखना चाहते हैं आप बुक वाली लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला जो है पॉइंट वो क्या कॉन्सेप्ट देता है। आपकी बुक के लिहाज से भी पहला पॉइंट यही है कि अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसके पास जो ऑर्बिट होता है वो जो जिसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है और एक खास क्वांटम नंबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ना तो वो ना तो इमिट को एनर्जी को इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ना एनर्जी को गेन कर रहा होगा ना लूज कर रहा होगा। लेकिन हाँ, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, चाहे वो लोअर से हायर चाहे वो हायर से लोअर में जंप करे, तो वो क्या करेगा, और एनर्जी को इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी जंपिंग हो रही है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी जो है वो कितनी इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू, व्हेन
व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब ये जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है जी। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब, एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब, कि एनर्जी कितनी इमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एज, उसका फॉर्मूला क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी कितनी इमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, उसको कैसे मालूम कर सकते हैं? डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू आ जाएगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू। और डेल्टा ई क्या है? बेसिकली एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है। और एनर्जी डिफरेंस किसके दरमियान है जी? बिटवीन दो ऑर्बिट्स, बिटवीन टू ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट्स के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई कहलाता है। तो कितनी एनर्जी उसने इमिट या एब्जॉर्ब करनी है, जितना उसका फासला है ऑर्बिट्स के दरमियान, उतनी ही उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करना है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम जो है वो बनाता हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है और इसके गिर्द क्या मौजूद है? ऑर्बिट्स जो है वो मौजूद है। पहला ऑर्बिट आ गया है, ठीक है जी, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट आ गया है, तीसरा ऑर्बिट आ गया है, चौथा ऑर्बिट आ गया है, पांचवा ऑर्बिट आ गया है, छठा ऑर्बिट आ गया। जितने मर्जी ऑर्बिट आपने बनाने हैं वो बना सकते हैं, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, ये हमारे पास जो अबव होता है ना, ये हमारे पास हायर ऑर्बिट है, ठीक है जी, ये क्या है? हायर ऑर्बिट है। और ये वाला जो है ये हम क्या कह देते हैं? लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर के अंदर, ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर के अंदर, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है कहाँ से, ठीक है जी। अब जंप जो है ना हायर टू लोअर, हायर टू लोअर भी कह सकते हैं, या फिर एक और नाम भी कह सकते हैं कि आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, ऐसे ही ना। मतलब ये बाहर वाला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड, अगर हम देखेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट बाहर वाला होगा और तीसरा अंदर वाला ऑर्बिट होगा। तो हायर टू लोअर भी कह सकते हैं, हायर टू लोअर भी कह सकते हैं, या आउटर टू इनर कह सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर, तो वो क्या करेगा? एक फोटॉन जो है वो इमिट करेगा, वो क्या करेगा? एक फोटॉन जो है वो इमिट करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। और ये फोटॉन कितनी एनर्जी का होगा? ये फोटॉन कितनी एनर्जी का होगा? तो इसके अंदर जितना एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं E1, ये लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, और ये क्या है जी? E2, ठीक है जी। ये कितनी है? E2। तो डेल्टा E, डेल्टा E किस चीज के इक्वल होगा? E2 माइनस E1। हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट जो है वो एनर्जी का डिफरेंस होगा। दो ऑर्बिट्स के दरमियान जितना एनर्जी का डिफरेंस है ना, उतना ही वो एनर्जी को रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, अब इसकी एनर्जी जो है ना 50 जूल है, इसकी एनर्जी कितनी है? 50 जूल, और इसकी एनर्जी है 175 जूल, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है? 175, और अंदर वाले की कितनी है? 150। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई किस चीज़ के इक्वल आएगा? 175 माइनस 50, और ये आ जाएगा 125 जूल जो है वो एनर्जी का डिफरेंस है दो ऑर्बिट्स के दरमियान। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी जो फोटॉन निकल रहा होगा उसकी एनर्जी भी कितनी होगी? 125 जूल का ही फोटॉन निकलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो फोटॉन ऑफ लाइट निकलेगा उसकी एनर्जी भी कितनी होनी है? उसकी एनर्जी एग्जैक्ट उतनी ही होनी है जितना कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान फासला मौजूद है, ठीक है जी। तो एक बात तो हमने कर दी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर या आउटर टू इनर जंप कर रहा होगा, तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है,
ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर टू हायर जंप कर जाता है, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसके अंदर, लोअर टू हायर जो है वो जंप कर जाता है। अब ये वाला जो है ना लोअर ऑर्बिट है, ठीक है जी, ये वाला लोअर ऑर्बिट है और ये वाला क्या है जी, हायर ऑर्बिट है। हायर ऑर्बिट बाहर वाला ऑर्बिट है। आउटर और इनर की भी बात कर सकते हैं कि ये आउटर है ये इनर है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, वो लोअर टू हायर जो है वो जंप कर रहा है। अब उसने क्या करना है, फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना है, फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने हैं। अब भी फॉर एग्जांपल जो हमने एनर्जी का डिफरेंस लिया था वही ले लेते हैं कि यहाँ पर भी 50 जूल जो है एनर्जी का डिफरेंस और यहाँ पर जो है ना 175 जूल है और एनर्जी का डिफरेंस जो है ना वो कितना है हमारे पास, यही वाला डिफरेंस है 125 जूल का ही है, ठीक है जी। तो अब इलेक्ट्रॉन लेकिन जंप कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, लोअर टू हायर। अब लोअर टू हायर जंप कर रहे हैं, ठीक है जी, लोअर टू हायर जो है वो जंप कर रहा है। या हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि लोअर को हम इनर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इनर टू आउटर जो है वो जंप कर रहा है। इनर टू कहाँ जंप कर रहे हैं, आउटर जो है वो जंप कर रहा है। तो अब वो फोटोन या एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है जी। और वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, जितना उसका डिफरेंस है, ठीक है जी। वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जितना उसका क्या है, डिफरेंस है। जैसे अब यहाँ पर 125 जूल ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि डिफरेंस दोनों ऑर्बिट्स का कितना है, 125 जूल है, ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी जो है इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1। जितना ऑर्बिट्स के दरमियान, जितना ऑर्बिट्स की एनर्जी के दरमियान गैप है ना, उतना ही फोटोन जो है वो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पर एनर्जी इमिट हो रही है और गैप कितना है, 125 जूल का, तो 125 जूल ही इमिट होगी। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लोअर टू हायर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है 125 का, तो 125 जूल ही एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एवरी ऑर्बिट, हर ऑर्बिट के पास क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए। क्वांटम नंबर की फिक्स की बात कर दी, एनर्जी की फिक्स की बात कर दी, रेडियस की फिक्स की बात कर दी, काफ़ी सारी चीज़ों की फिक्स बात कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है revolves only those orbits which have specific या fixed angular momentum, ठीक है जी। तो लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर सकते हैं ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, वो उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं हैविंग, जिनके पास क्या होता है, फिक्स्ड या स्पेसिफिक, कुछ भी कह दें, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिनके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr होता है। और इसका फॉर्मूला बनता क्या है कि फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होना कौन सा चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है mvr इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। और n जो है यहाँ पर क्या है, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो अब h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। अगर आगे की बात करें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो हमने मालूम कर रहे हैं ना कि कितना होना चाहिए हर ऑर्बिट के लिए, तो h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, दोनों चीजें कांस्टेंट है। n जो है वो चेंज हो रहा है सिर्फ, तो n के चेंज करने से कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम आ सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट आ सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज क्या होगी, तो वो हमने देखनी है। तो परमिटेड वैल्यूज फॉर किस चीज के लिए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए परमिटेड वैल्यूज कौन कौन सी होगी,
वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो प्रिमिटिव वैल्यूज में पहली वैल्यू कौन सी आएगी, MVR इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय H ओवर 2 पाई, या हम कह सकते हैं H ओवर 2 पाई कह सकते हैं। ठीक है जी, तो पहली वैल्यू क्या आ गई, H ओवर 2 पाई की होनी चाहिए। दूसरी वैल्यू MVR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय H ओवर 2 पाई, 2 से कैंसिल, और H ओवर पाई जो है वो दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू MVR इज इक्वल टू 3H 2 पाई, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3H ओवर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। चौथी वैल्यू MVR, ठीक है जी, MVR चौथी वैल्यू जो है वो भी मालूम कर लेते हैं। MVR इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय H ओवर 2 पाई, 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H ओवर पाई जो है वो आ जाएगा। तो ये है हमारे पास परमिटेड वैल्यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, परमिटेड वैल्यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना, एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मैंने आपको लफ्जी मतलब समझा दिया था कि क्वांटाइज्ड का लफ्जी मतलब होता है फिक्स होना। क्वांटाइज्ड का लफ्जी मतलब क्या होता है, फिक्स होना। अगर एनर्जी फिक्स है तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ऑर्बिट फिक्स है तो रेडियस फिक्स है तो रेडियस क्वांटाइज्ड है, और अगर एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया है, क्वांटाइज्ड हो गया है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हमने डिस्कस किया है, जो कि बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, ये रदरफोर्ड के डिफेक्ट जो है उनको दूर करता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर कर रहा होता है। तो इसके अंदर पहले आपने करना क्या है, नील बोहर के बारे में बता देना, मैथमेटिशियन फिजिस्ट है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव 2 बता देने हैं कि एक तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर करता है, और दूसरा स्पेक्ट्रल लाइंस की ओरिजिन को भी बताता है। उसके बाद इसके 4 पास्टुलेट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में पहले तो घूम रहा होता है, और उस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है और क्वांटम नंबर भी असाइन होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। वो इमिट और एब्जॉर्ब उसी केस में कर सकता है जब वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। और कितनी एनर्जी वो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, या डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 ऑर्बिट्स के दरमियान जितना गैप है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा, और वो मैंने आपको बता दिया कि जब हायर टू लोअर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब लोअर टू हायर होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट में हमने एक पास्टुलेट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम खास होने चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, और वो फिक्स क्वांटिटी क्या है, पहले के लिए ये है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये है, चौथे के लिए ये है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होता है, हर ऑर्बिट का फिक्स होता है। समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने देखना है डेरिवेशंस ऑफ रेडियस भी देखना है और एनर्जी भी देखना है, और उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट का जो है हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, उसकी इक्वेशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।